अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने वीडियो बनानी है वो हमने बनानी है नेफ्राइटिक सिंड्रोम्स के ऊपर। अब नेफ्राइटिक सिंड्रोम रीनल का एक टॉपिक है, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले हम लोग नेफ्राइटिक सिंड्रोम के अंदर जो पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे इसका बेसिक प्रिंसिपल। तो हम लोग जो है वो पैथोमा से पढ़ रहे हैं, तो पैथोमा इज़ आवर बुक। बाकी जो चीज़ें मॉर्फोलॉजीज़ वगैरह जो कि रॉबिन से करनी है वो भी मैं ऐड करूँगी, लेकिन इस वीडियो में नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी बेसिक प्रिंसिपल में क्या होता है। जो आपके पास ग्लोमेरुलर डिसऑर्डर्स होते हैं कैरेक्टराइज्ड बाय ग्लोमेरुलर इन्फ्लेमेशन एंड ब्लीडिंग, इन विच देयर इज़ इन्फ्लेमेशन एंड ब्लीडिंग, जिसके अंदर इन्फ्लेमेशन और ब्लीडिंग होती है ना, वो नेफ्राइटिक सिंड्रोम होते हैं। ठीक है, और नेफ्रोटिक सिंड्रोम का डिफरेंस मैं यहाँ बताती जाऊँ तो वो होते हैं जिनके अंदर आपके पास प्रोटीन्यूरिया होता है। तो इसके अंदर नहीं होता, लिमिटेड प्रोटीन्यूरिया होता है, लेस देन 3.5 ग्राम पर डे। इसके अलावा ओलिग्यूरिया एंड एजोटीमिया होता है। ओलिग्यूरिया का मतलब है कि यूरिन बहुत कम आता है, और एजोटीमिया का मतलब है BUN ज़्यादा होता है, यानी ब्लड यूरिया नाइट्रोजन ज़्यादा होता है। सॉल्ट रिटेंशन विद पेरी ऑर्बिटल एडिमा, आँखों के गिर्द जो है वो एडिमा होता है। एंड हाइपरटेंशन, RBC कास्ट्स एंड डिसमॉर्फिक RBC, यूरिन के अंदर आपको RBCs नज़र आते हैं और जो है वो डिसमॉर्फिक RBCs नज़र आते हैं। इसका मतलब है कि RBC की डिसमॉर्फिज्म भी हो रही है। अब ये 4 चीज़ें हो गई। उसके बाद है बायोप्सी रिवील्स हाइपर सेलुलर इन्फ्लेम ग्लोमेरुलाई। हाइपर सेलुलर यानी सेल जो है वो ज़्यादा है क्वांटिटी में, और इन्फ्लेम ग्लोमेरुलाई, तो हाइपर सेलुलर एंड इन्फ्लेम ग्लोमेरुलाई। पिक्चर्स मैं साथ साथ दिखाऊंगी, जैसे जैसे हम आगे आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे। आगे है हमारे पास इम्यून कम्प्लेक्स डेपोजिशन एक्टिवेट्स कॉम्प्लीमेंट। इसमें मैं आपको सिंपल बता दूं क्या होता है कि आपके पास इम्यून कम्प्लेक्स की डेपोजिशन होती है। ठीक है, इम्यून कम्प्लेक्स जो है वो जब वहाँ पे डिपॉजिट होते हैं, जो कि आपके आपके पास ग्लोमेरुलाई की आर्टरीज होती हैं या वॉल्स होती हैं वहाँ पे, उसके बाद क्या होगा, उन इम्यून कम्प्लेक्सेस की वजह से कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो होता है, कॉम्प्लीमेंट कैस्केड वो एक्टिवेट हो जाती है, जिसकी वजह से C5a जो कि एक प्रोटीन है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का, वो अट्रैक्ट करता है न्यूट्रोफिल्स को, और न्यूट्रोफिल फिर मीडिएट करते हैं डैमेज को। तो ये एक साइकिल है। ठीक है, सबसे पहले आपके पास इम्यून कम्प्लेक्स डेपोजिशन, एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट, एंड देन C5a अट्रैक्ट्स न्यूट्रोफिल और मीडिएट डैमेज। तो ये इसमें होगा, ये इसकी इटियोलॉजी हो गई। अब हो गया पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब ये एक PSGN जो है, ये एक है कि स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के बाद जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि आपके पास नेफ्राइटिक सिंड्रोम होता है दैट अराइजेज आफ्टर ग्रुप A बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन ऑफ द स्किन एंड फेरिंग्स। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि इसके अंदर एक तो आपके पास अकर्स विद एक, अब बहुत सारे स्ट्रेन्स होते हैं, लेकिन जो आपके पास नेफ्रिटोजेनिक स्ट्रेन होते हैं, नेफ्रिटोजेनिक वो काज करते हैं, और मे अकर आफ्टर इन्फेक्शन विद नॉन स्ट्रेप्टोकोमल ऑर्गेनिज्म से भी हो सकता है। फिर ये 2 to 3 वीक्स, यानी कि आपके पास 14 से 21 दिन आफ्टर इन्फेक्शन के ये आपके पास हो सकता है। एज हीमाचूरिया, ब्लड में आपका यूरिन आएगा, कोला कलर्ड यूरिन, ओलिग्यूरिया, हाइपरटेंशन एंड पेरी ऑर्बिटल एडीमा। तो ये 4 चीज़ें हैं, यानी कि आपने पू से याद रख लेना है इसको, पू से, तो पो से या पू से याद रख लेना है, यानी कि सबसे पहले पेरी ऑर्बिटल एडीमा, ओलिग्यूरिया, हाइपरटेंशन, और आपके पास हीमाचूरिया, कोला कलर्ड यूरिन। यूजुअली सीन इन चिल्ड्रन बट मे अकर इन अडल्ट्स, चिल्ड्रंस में ज़्यादा होता है पर अडल्ट्स में भी हो सकता है। तो ये बात है। तो अब इसका एक सिंपल सी बात है यहाँ पे, एक इसका आपके पास जो सिनेरियो बन सकता है वो इस तरह बन सकता है कि कोई भी चिल्ड्रन बता देंगे 7 to 8 ईयर्स और 10 to 12 ईयर्स का, उसके अंदर वो बता देंगे कि उसको जो है वो 2 to 3 वीक पहले जो है वो एक इन्फेक्शन हुआ था, और अब अचानक से उसको कोला कलर्ड यूरिन आ रहा है, या वो ये ना भी बताएं इन्फेक्शन के बारे में, सिंपल बता दें कि कोला कलर्ड यूरिन आ रहा है, ओलिग्यूरिया हो रहा है और बच्चा है, तो आपके दरमियान में इसका, आपके दिमाग में इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस में पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आना चाहिए। ठीक है, दैट विल हेल्प। चलें जी आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वही जो इसकी इटियोलॉजी थी, हाइपर सेलुलर इन्फ्लेम ग्लोमेरुलाई ऑन HNE स्टेन, तो ये इसकी मॉर्फोलॉजी है। HNE स्टेन के ऊपर आपके पास हाइपर सेलुलर इन्फ्लेम ग्लोमेरुलाई नज़र आएगा। इसके अलावा मीडिएट, अब वही इम्यून कम्प्लेक्स डेपोजिशन होती है, वही न्यूट्रोफिल्स आएंगे और आके सारा करेंगे सब। अब वो इम्यून कम्प्लेक्स डेपोजिशन जो होती है वो ग्रेन्यूलर फॉर्म में होती है, ग्रेन्यूलर इम्यून कम्प्लेक्स। ठीक है, उसके बाद सब एपिथेलियल हम्प्स, सब एपिथेलियल का मतलब है कि आपके एपिथेलियम के नीचे
हम्प्स बनते हैं ऑन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये मैं दिखा देती हूँ 12.13 के अंदर। ये देखें, ये एपिथेलियम है, ये उसके नीचे सब एपिथेलियम ये हम्प्स से बने हुए हैं, दीज तो ये सब एपिथेलियल हम्प्स बनते हैं। तो ये इसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में तो दो इसकी मॉर्फोलॉजीज़ हैं, एक हाइपर सेलुलर इन्फ्लेम्ड ग्लोमेरुलाई ऑन HNE एंड इम्यून कॉम्प्लेक्स डेपोजिशन जो है वो सब एपिथेलियल हम्प्स नज़र आते हैं। ट्रीटमेंट जो सपोर्टिव है, चिल्ड्रन रेयरली 1% प्रोग्रेस टू रीनल फेलियर, चिल्ड्रंस में नहीं होता रीनल फेलियर, लेकिन अडल्ट में 25% डिवेलप रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो जो है वो रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में अडल्ट में 25% चांसेस हैं कि ये चला जाए। सिंपल है। आगे आ जाते हैं, आगे हम लोग रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के बारे में पढ़ते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। नेफ्राइटिक सिंड्रोम है दैट प्रोग्रेसिव टू रीनल फेलियर इन वीक्स टू मंथ, यानी वीक से मंथ में एक नेफ्राइटिक सिंड्रोम होता है, इन्फ्लेमेशन होती है ग्लोमेरुलाई की, जो कि रीनल फेलियर में कन्वर्ट हो जाती है। तो अब ये जो है दिस इज़ करेक्टराइज्ड बाय, अब इसके अंदर ये इसकी मॉर्फोलॉजी है। मॉर्फोलॉजी में क्या है, आपके पास क्रीसेंट्स इन बूमेन स्पेस, बूमेन स्पेस जो होती है आपके, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ बनाऊँ तो ये आपके पास बूमेन कैप्सूल होगा इस तरह से करके, ठीक है, और इसके अंदर आपका पास ये ग्लोमेरुलाई है। तो ये जो बूमेन स्पेस है इसके अंदर आपके पास क्या शो होगा कि रिप्रेजेंटेड बाय क्रीसेंट्स इन बूमेन स्पेस ऑन HNE स्टेन, HNE स्टेन के ऊपर क्रीसेंट्स नज़र आएंगे आपको। क्रीसेंट्स आर कंप्राइज्ड ऑफ फाइब्रिन एंड मैक्रोफेजेस, फाइब्रिन जो फाइबर्स होते हैं और मैक्रोफेजेस ये मिलके उन क्रीसेंट्स को बनाते हैं। तो इसकी अगर हम इमेज देखें तो ये देखें, ये इतनी क्लियरली विजिबल नहीं है, बट मैं देख सकती हूँ कि आपका HNE स्टेन के ऊपर ये ऐसे ऐसे चांद की तरह, ये देखें, ये क्रीसेंट हाफ मून शेप फाइबर्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो बेसिकली ये जो सारे फाइबर्स हैं दीज आर बेसिकली द साइन। तो क्रीसेंट अगर आपको नज़र आए HNE स्टेन के ऊपर वुमन स्पेस के अंदर, तो उसे कहा जाता है आपके पास ये। अब वो फाइब्रिन एंड माइक्रोफेजेस के बने होते हैं। क्लिनिकल पिक्चर एंड IF हेल्प रिजॉल्व इटियोलॉजी। तो अब इसकी इटियोलॉजी जो है वो किस तरीके से हम देखेंगे, वो इसकी 3 टाइप्स हैं, ठीक है। ये है आपके पास टेबल है इम्यूनोफ्लोरेंस इन रैपिडली प्रोग्रेसिव इम्यूनो, आपकी इम्यूनोफ्लोरेंस जो है ना, आपको इनको 3 चीज़ों में डिवाइड करती है। अगर आपकी इम्यूनोफ्लोरेंस यानी एंटीबॉडी की डेपोजिशन जो है वो लीनियर हुई हुई है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो हैं वो लीनियर हैं, लीनियर तरह से हैं, ऐसे लाइंस की तरह से, जैसे 12.15 के अंदर ये देखा जाए तो ये लीनियर है, ऐसे लाइंस ऐसे इस तरह से ना कनेक्टेड। तो उसको हम लोग कहते हैं एंटी बेसमेंट मेम्ब्रेन एंटीबॉडीज़, और इसको सिंड्रोम को कहते हैं गुड पास्चर सिंड्रोम, ठीक है। तो गुड पास्चर सिंड्रोम के अंदर लीनियर होता है। फिर आपके पास एंटीबॉडी अगेंस्ट कोलेजन इन ग्लोमेरुलर एंड एल्व्यूलाई बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब ये बात इंपॉर्टेंट है कि जो एंटीबॉडी होते हैं ये आपके ग्लोमेरुलर एंड एल्व्यूलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर जो कोलेजन होता है उसके खिलाफ होते हैं ये। तो ये उसकी कोलेजन और उसके एल्व्यूलर मेम्ब्रेन की जो कोलेजन है और जो ग्लोमेरुलर की कोलेजन है उसको ये जो है वो डैमेज करते हैं। तो एंटीबॉडी इसलिए एंटीबॉडीज़ को बोला गया है कि एंटी बेसमेंट मेम्ब्रेन एंटीबॉडीज़, ठीक है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के खिलाफ ये काम करती हैं। तो एंटीबॉडी अगेंस्ट कोलेजन इन ग्लोमेरुलर एंड एल्व्यूलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड एल्व्यूलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर एंटीबॉडी आपके पास होती है, ठीक है। प्रेजेंट्स एज हीमाचूरिया हीमोप्टाइसिस क्लासिकली इन यंग अडल्ट मेल्स के अंदर दिक्कत, यानी कि ब्लड आपका पफिंग अप ब्लड भी होगा। अगली जो है वो है ग्रेन्यूलर इम्यून कम्प्लेक्स डेपोजिशन, जो है वो ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में होती है। PSGN यानी कि ये पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इसकी एग्जांपल है, यानी कि उसके अंदर भी हमने यही देखा था, ठीक है। उसके अंदर भी ग्रेन्यूलर होती है। और डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, फिर इसकी दो हो सकते हैं, PSGN हो सकता है या डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है आपके पास, ठीक है। आगे आपके पास है डिफ्यूज proliferative immunonephritis is due to diffuse antigen antibody complex deposition, usually subendothelial, most common type of renal disease in SLE। SLE के अंदर जो most common type of renal disease होती है वो आपके पास diffuse proliferative glomerulonephritis होता है, जिसकी वजह से diffuse antibody antigen की deposition होती है और subendothelial होती है। अब आगे आ जाते हैं नेगेटिव IF, यानी कि मिनिमल एविडेंस ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी अपॉन IF। आपके पास बहुत ही कम आपको दिखेगा, यानी कि एंटीबॉडी की डेपोजिशन होगी, लेकिन फिर भी आपके पास वो डिजीज़ होती है। इसको बोलते हैं पॉसी इम्यून।
इसके अंदर होती है विगनर्स ग्रैन्युलोमेटोसिस, माइक्रोस्कोपिक स्कोपिक पोलीएंजाइटिस, चर्ग स्ट्रॉस सिंड्रोम। तो ये 4 ऐसी चीज़ें हैं जिनके अंदर आपके पास रीनल डिजीज़ तो होगी, लेकिन आपके पास क्या बोलते हैं कि बहुत ही कम उसके एविडेंस दिखेगा। अब वो क्या है? Vaginal granulomatosis is associated with CANCA. Microscopic polyangiitis and Churg-Strauss are associated with PANCA. अब इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास वेगनर्स ग्रैन्युलोमेटोसिस होता है, इज एसोसिएटेड विद CANCA. माइक्रोस्कोपिक पोलियंजाइटिस एंड चर्ग स्ट्रॉस आर एसोसिएटेड विद PAN। ये अब 2 जीन्स के नाम है, ठीक है। उसके बाद है ग्रैन्युलोमेटोसिस इन्फ्लेमेशन, ईओसिनोफिलिया दिखेगा आपको, अस्थमा डिस्टिंग्विश चार्ग स्ट्रॉस फ्रॉम माइक्रोस्कोप पोलियंजाइटिस। चार्ग स्ट्रॉस के अंदर उससे डिफरेंस है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बेसिकली हमने ये सारा पढ़ लिया, ठीक है। तो अभी इस वीडियो तक हम लोग इतना करते हैं, अगली वीडियोज़ में हम बाकी टॉपिक्स करते हैं।